Good evening, everyone. Very good evening to all of you. So, please do let me know in the chat section whether I'm audible as well as visible to you all very clearly. If I'm audible, then please do acknowledge so that we can proceed with the class. All right. So, in the previous class, we were largely talking about the various soil processes and what are various types of soils. ठीक है, सारे क्वेश्चन जिस दिन होने लग जाएंगे बेटा सुपर ह्यूमन बन जाओगे. ह्यूमन रहो तो ज्यादा बेटर है. ठीक है, तो एनीवेज चलिए, all set, great. Now let's first discuss the idea what we have discussed in the previous class. In the previous class we were largely talking about we were largely talking about the how exactly soil is formed, what is the soil, and what are the various processes which are responsible for the formation of a soil, and what kind of a soil is existing in the various parts of the nation. When it comes to the soil forming processes, उस पे आने से पहले हमने soil की definition को जाना. हमने जाना कि soil क्या होती है. सोइल का मतलब है एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन जो कि अर्थ के क्रस्ट के सबसे ऊपरले भाग पे एग्जिस्ट करता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है. उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि सोइल जब फॉर्म होती है तो उसके अंदर वेदरिंग का रोल बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि वेदरिंग यानी कि डिसइंटीग्रेशन. जब रॉक्स टूटने लगते हैं तो उनके टूटने से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स का डेवलपमेंट होता है, उन पार्टिकल्स के डेवलपमेंट के कारण आपको एक ऐसे मिनरल्स का एडिशन उन पर्टिकुलर सॉइल्स में, उन पर्टिकुलर पार्टिकल्स में होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं. सॉइल भारत के अंदर अगर हम देखें तो हम टोटल 8 तरीके की सॉइल का डिवीजन करते हैं, जिसमें लार्जली अगर हम बात करें तो 4 तरीके की सॉइल को हम कल डिस्कस कर चुके थे. वो है एलुवियल सॉइल, दैट इज द ब्लैक सॉइल, then third we have is the laterite soil and fourth we have is the red soil. एलुवियल सॉइल भारत के सबसे बड़े टोटल सॉइल एरिया को कवर करती है. उसके बाद है रेड सॉइल, फिर है ब्लैक सॉइल एंड फिर है लेटेराइट सॉइल. इसके बाद जो बची हुई सॉइल्स हैं, दे आर फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द नेशन, such as when we talk about arid soil, it is found largely in the zones of राजस्थान, जहां पे आपको सैंडी सॉइल के रूप में सोइल का प्रेजेंस दिखाई देता है. So that's how we have seen the various different types of soil in the nation, and now we are going to talk about the fifth major type of a soil. We call it as desert soil, right? तो इसे हम एरिड सॉइल के नाम से भी जानते हैं. सेमी एरिड रीजन्स में भारत के अंदर ये मिलती है. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एरिड सॉइल के बारे में, जो कि 5वें तरीके की सॉइल है, और इसको हमें डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसकी एक खास बात है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. देखिएगा, व्हेन इट कम्स टू द डेजर्ट सॉइल, और यहाँ पे इसे सैंडी सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि सैंड लाइक कैरेक्टरिस्टिक डेजर्ट के अंदर हमें दिखाई देता है, राइट? यूपी में कौन सा सॉइल पाया जाता है? यूपी में बेटा हर जगह पे सारे तरीके के सॉइल हैं, बट लार्जली उत्तर प्रदेश के अंदर एलुवियल सॉइल का प्रेजेंस मिलेगा. आप खुद समझिए ना, राइट? चलिए, जान रहा तो नहीं, द लास्ट क्लास विल बी टुमारो, एंड कल जो क्लास होगी उसको हम उसके अंदर हम वाइंड अप कर देंगे सारे प्रोसेसेस को. ठीक है, चलिए. देन
we have this is the another type of soil, we call it as desert soil. जब हम desert soil की बात करते हैं तो this is found, फटाफट लिखना स्टार्ट करें साथ साथ, this is found in arid and सेमी एरिड. एरिड का मतलब होता है सूखा प्रदेश जो होता है जहां पे बारिशें कंपैरेटिवली क्या होती हैं, कम होती हैं. एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज लाइक राजस्थान, है ना, गुजरात, कच्छ, है ना, एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज ऑफ राजस्थान. देन वी हैव गुजरात. गुजरात के अंदर एरिड एंड सेमी एरिड एरिया के रूप में आपको कच्छ दिखेगा. एंड सम पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. देखिए बच्चा, हम जब इन सॉइल्स को देखते हैं ना, हम तो एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इन सॉइल का. जब आप एक पर्टिकुलर राज्य की या आप स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी करोगे तो उसमें आपको डिफरेंट नई तरीके की सॉइल उस पर्टिकुलर प्रदेश में देखने को मिलेंगी, राइट. तो उसके साथ साथ आप एक चीज और जानिए कि जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में मल्टीपल तरीके की सॉइल्स हैं, बट हम जब नेशनल लेवल पे, इंडिया के लेवल पे बात करते हैं तो हम छोटे छोटे एरियाज को नहीं देख सकते हैं. इसलिए हम एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सॉइल का प्रेजेंस किन एरियाज के अंदर पाया जाएगा, राइट. ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है. सो यहां पे अगर एक बात देखें तो ये जो सॉइल है, दिस सॉइल इट लैक्स इन, इसके अंदर आपको इट लैक्स इन मॉइस्चर कंटेंट. क्यों यहां पे मॉइस्चर नहीं होता? क्योंकि सर राजस्थान में मॉइस्चर है ही नहीं. इट लैक्स इन मॉइस्चर कंटेंट एंड एंड ऑल्सो मॉइस्चर के साथ साथ ये एक और चीज लैक करता है, दैट इज ह्यूमस. एंड ह्यूमस इज ऑल्सो वेरी लो. आपको पता है एक बात का, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप एक चीज के कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे. जब हम ह्यूमस देखते हैं ना, तब हम ह्यूमस के अंदर एक चीज आइडेंटिफाई करते हैं. वो आइडेंटिफिकेशन क्या है? ह्यूमस के अंदर आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि ह्यूमस का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ऐसे रीजन्स में होता है जहां पे पहले कोई लीफ या कोई प्लांट, है ना, या कोई ट्रीज प्रेजेंट हो, तभी तो इनका जब डिकम्पोजिशन होगा तब ह्यूमस बनेगी. अब आप खुद बताओ, डेजर्ट में क्या किसी तरीके के प्लांट्स वगैरह प्रेजेंट है क्या? नहीं. अगर डेजर्ट में किसी तरीके के प्लांट का प्रेजेंस नहीं है तो कैसे ह्यूमस यहां पे देखने को मिलेगा, राइट. कैसे यहां पे ह्यूमस देखने को मिलेगा? दिस सॉइल इज हैविंग लार्ज पार्टिकल डायमीटर, large particle diameter. इनका पार्टिकल डायमीटर क्या है? लार्ज है. हैविंग लार्ज पार्टिकल डायमीटर. इनका पार्टिकल डायमीटर लार्ज होता है, मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लेई होगी या सैंडी होगी? सर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सैंडी देखने को मिलेंगी. हाँ जी. थाली प्लेन्स अबव रिवर लूनी इन राजस्थान. ये राजस्थान के उन एरियाज में नहीं है, ये राजस्थान के उन एरियाज में नहीं है, ये राजस्थान के मरुस्थली रीजन में है, ठीक है. ठीक है. दिस सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन रीजन्स ऑफ पंजाब. अच्छा, पंजाब लिख दिया क्या? ठीक है. दिस सॉइल इज containing adequate amount of phosphorus. आपको पता होगा, मैंने आपको कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बताए थे, उनमें एक मैक्रोन्यूट्रिएंट था फॉस्फोरस. ये आपको याद रखना है कि इस मैक्रोन्यूट्रिएंट का प्रेजेंस इस सैंडी सॉइल के अंदर मिलता है, राइट. बट एक बात, प्रॉब्लम ये है ना कि इस रीजन में, मरुस्थली के जो रीजन है, इन रीजन्स के अंदर आपको बारिश नहीं मिलेगी. तो अगर सॉइल के अंदर थोड़ी बहुत फर्टिलिटी हो भी ना,
तो भी यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होती है। और इसके साथ साथ जो सैंड पार्टिकल होते हैं ना बच्चा, उनका पार्टिकल डायमीटर बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से जब भी बारिश होगी ना, सारा पानी क्या हो जाएगा, ड्रेन कर जाएगा। ड्रेन करने का मतलब है परकोलेट कर जाएगा अंडरग्राउंड में। और इस कारण से आप देखिए, पहले तो बारिश होती नहीं है, अगर होगी भी ना तो भी वो पानी सारा ड्रेन कर जाएगा, तो वो मिलेगा ही नहीं एग्रीकल्चरल क्रॉप को। इस कारण से राजस्थान में एग्रीकल्चर बड़ा लिमिटेड होता है। बट फिर भी एक चीज आइडेंटिफाई की भारत सरकार ने कि अगर इस एरिया के अंदर सॉइल में थोड़ी बहुत फर्टिलिटी है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉस्फोरस का प्रेजेंस है, तो हम अगर इस रीजन को पानी दे दें, अगर इस रीजन को कहीं ना कहीं से पानी प्रोवाइड कर दें, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी फसलें, कुछ ऐसी क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकेगा जिनको पानी की आवश्यकता कम होती है। क्योंकि अब अगर ज्यादा पानी की आवश्यकता वाली क्रॉप्स को ग्रो करोगे तो उसमें पानी तो आपने दे दिया, बट मिट्टी उस पानी को होल्ड ही नहीं कर पा रही, तो क्या बेनिफिट है। तो ऐसी क्रॉप्स जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इन सबको ग्रो करना स्टार्ट करो, ये बोला गया भारत सरकार के द्वारा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर तरीके का अभियान चलाया, जिसमें एक नहर बनाई गई, और उस नहर को आज हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। और इंदिरा गांधी नहर ने इस पूरे रीजन को डेजर्ट से बहुत लार्ज स्केल तक ग्रेनरी में कन्वर्ट करने का बहुत बड़ा एक योगदान दिया। इसलिए बाजरा यहाँ पे ग्रो किया जाता है, जिसको पानी की आवश्यकता कम होती है। अगर आप कभी राजस्थान जाएंगे ना, रेगिस्तान में, मरुस्थल के अंदर, तब और आप अच्छी किस्मत लेके गए वहां पे और उस रीजन में उस दिन बारिश हो गई, तो आपको 1 घंटे बाद पता भी नहीं चलेगा बारिश हो गई, क्योंकि जो मिट्टी होगी ना वापिस वैसी ही हो जाएगी। जो भी पानी होगा ना, वो सारा पानी क्या चला जाएगा, ड्रेन कर जाएगा। ये सबसे बड़ी कमी होती है सैंडी सॉइल के साथ, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, राइट। बस हनुमानगढ़, गंगानगर, ये जो रीजन है, यहाँ पे कॉटन और राइस ग्रो किया जाता है। लीजिए सर, साइड हो गए। पहले जो मैं बोल रहा होता हूँ वो सुन तो लिया करो बावलों। बेटा नोट्स पीडीएफ ब्लर आ रहा है, तो इसके लिए आप स्टूडेंट सपोर्ट टीम से बात कीजिएगा बच्चे। बट बच्चा, एरिड पार्टिकल्स लार्ज होते इसीलिए एरिड हैं, वो पार्टिकल्स लार्ज हैं और एरिड रीजन के अंदर हैं। अरावली की जो रॉक्स होती है ना, वो इसकी पेरेंट रॉक का काम करती हैं, क्योंकि दीज सॉइल्स आर, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना, दीज सॉइल्स आर, ये जो सॉइल्स हैं, इनका जो फॉर्मेशन है ना बच्चा, विंड एक्शन के द्वारा होता है। आर डिपॉजिटेड बाय, दीज सॉइल्स आर डिपॉजिटेड बाय विंड एक्शन, यानी कि यहाँ पे नदियां रोल प्ले नहीं कर रही हैं, डिपॉजिटेड बाय विंड एक्शन, क्योंकि यहाँ पे हवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पांचवें तरीके की सॉइल, जिसे हम डेजर्ट सॉइल के नाम से जानते हैं, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट सॉइल के ऊपर, जिसे हम सिक्स्थ टाइप ऑफ सॉइल के नाम से जानेंगे। वी कॉल इट एज सेलाइन सॉइल। इसे हम किस नाम से जानते हैं, सेलाइन सॉइल। देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो मिट्टी है ना, मिट्टी के ऊपर नमक की एक परत आ जाती है। नमक की जब ये परत आ जाती है ना, तो उसके कारण क्या होगा, जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये नमक ऐसा खराब मिनरल होता है उस पर्टिकुलर सॉइल के लिए, जो कि कुछ भी ग्रो नहीं होने देता, कुछ भी ग्रो नहीं होने देता। इसीलिए जो सेलाइन सॉइल होती है ना, सेलाइन सॉइल जो होती है, इन्हें हम इनफर्टाइल सॉइल के नाम से जानते हैं। इन्हें हम ऐसी सॉइल के नाम से जानते हैं जिन्हें हम इनफर्टाइल सॉइल के नाम से जानते हैं। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई जगहों पे इसे रे, कई जगहों पे इसे उसर, कई जगहों पे इसे कलर कहा जाता है। और बहुत सारे भागों में भारत के सेलाइन सॉइल का प्रेजेंस आपको दिखाई देगा। जैसे आप जानते हैं कि राजस्थान के एरियाज में जो नमक की खारी लेक्स हैं, जो सॉल्ट लेक्स हैं, वो बहुत ज्यादा हैं।
ज्यादा सॉल्ट लेक्स होने के कारण वहां के आसपास की जितनी भी वो होती है ना मिट्टियां, उनके अंदर ये नमक डिपॉजिट होने लग जाता है, इसलिए सेलाइन सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। राइट। तो अगर आप देखें तो ये नमक का आना नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक यानी नेचुरल और ह्यूमन दोनों के द्वारा पॉसिबल है। पहले मैं सारे पॉइंट्स बता रहा हूं, आप उनको सुन लें, फिर सारे लिख दूंगा, तब आप लिख लीजिएगा। तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि ये जो सॉइल है ना, इस सॉइल के ऊपर नमक की एक लेयर आ जाती है। उस लेयर के आने के कारण सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म होने लगती है। इसीलिए लार्जली सेलाइन जो सॉइल्स होती हैं, लार्जली जो सेलाइन सॉइल्स होती हैं, वो सारी सॉइल्स क्या होती हैं, इनफर्टाइल सॉइल्स कहलाती हैं। अगर भारत में हम इन्हें देखें तो ये आपको राजस्थान के एरियाज में, राजस्थान के साथ साथ आपको ये कुछ एरियाज गुजरात के होंगे जहां पे, और आप एक बात बताओ ना, एक ऐसा एरिया जो कोस्टल एरिया है, वहां पे अगर समुद्र का पानी आ गया, और पानी आएगा तो समुद्र का पानी कैसा होता है सर, खारा पानी होता है, सैलाइन वाटर होता है, तो पानी तो इवेपोरेट कर जाएगा, बट इट विल लीव बिहाइंड द लेयर्स ऑफ सॉल्ट, इसलिए उसे हम सेलाइन सॉइल के नाम से जानते हैं। इसीलिए भारत के जो कोस्ट एरियाज है ना, उन कोस्टल एरियाज में भी इसका प्रेजेंस दिखाई देता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है वो ये कि ये जो सॉइल के अंदर सैलिनिटी है, ये नेचुरल कारणों से आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समुद्र का पानी आ गया या कोई सेलाइन लेक है, उसके आसपास की सॉइल हो गई, ये नेचुरली हो सकता है। बट उसके साथ साथ इसमें ह्यूमन के भी रीजंस शामिल हैं। मान लो हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं फर्टिलाइजर का, तो वो भी सॉइल को क्या कर देता है, सेलाइन कर देता है। इस वजह से भारत के कई एरियाज ऐसे हैं जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज किया गया, उन राज्यों की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो सेलाइन होने लग गई, सॉइल जो है वो सेलाइन होने लग गई। राइट। सो अगर हम बात करें, सबसे पहला, ये जो सॉइल है, दिस टाइप ऑफ सॉइल लिख देते हैं, दिस टाइप ऑफ सॉइल कंटेन्स दिस टाइप ऑफ सॉइल कंटेन्स large amount of salts contains large amount of salts। ये बहुत सारे तरीके के सॉल्ट्स को कंटेन करती हैं। स्पेसिफिकली इसमें होता है सोडियम क्लोराइड, स्पेसिफिकली इसमें आपको क्या दिखाई देता है, सोडियम क्लोराइड दिखाई देता है। उसके साथ साथ ये जो सेलाइन सॉइल है ना बेटा, दिस टाइप ऑफ अ सेलाइन सॉइल इज इनफर्टाइल इन नेचर, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज इनफर्टाइल इन नेचर, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज इनफर्टाइल इन नेचर। एज आपको मैं बता देता हूं, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, इसलिए मैं लिख रहा हूं, आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा और इनको याद कर लेंगे तो आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड दे आर ऑल्सो कॉल्ड रे, ऊसर, है ना, कलर, अलग अलग नामों से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब उसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर भारत में देयर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड, इनका डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बात करूं, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स, इनका डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड करता है क्या, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स वन थिंग, एंड दैट इज, सबसे पहले राजस्थान, राजस्थान, राइट। देन गुजरात का रीजन जिसको आप कच्छ कहते हैं, ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि ये तो पूरा सॉल्ट का एक बहुत बड़ा लैंड है। देन कुछ भाग पंजाब के हैं, कुछ भाग हरियाणा के हैं, एंड सम कोस्टल एरियाज, एंड सम कोस्टल एरियाज। अब आप समझते होंगे कोस्टल एरियाज कौन से हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। राइट। देन इन तरीके की जो सॉइल होती हैं, ये इनफर्टाइल नेचर की हैं, तो क्या हमेशा इनफर्टाइल रहेंगी, बट उससे पहले देयर फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद
राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा and some coastal areas. Their formation is related to natural and anthropogenic या natural and human induced regions. मतलब जो ह्यूमंस हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं और नेचुरल भी हैं। नेचुरल का मतलब है अगर मान लीजिए कोई खारी लेक है, जो सेलाइन लेक है, वो ड्राई हो गई तो भी वहां के रीजन में नमक इकट्ठा हो जाएगा। ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजन्स में ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अब इस तरीके की सॉइल को ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है? इस तरीके की सॉइल को ट्रीट करने के लिए वी यूज जिप्सम। जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। जिप्सम एक एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट है जो कि सॉल्ट के साथ जुड़ जाता है और उसको रिमूव कर देता है। जिप्सम टू ट्रीट सच सॉइल्स। खराब हो गई ना तो इनकी भी तो बीमारी हुई है, तो इलाज करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाट द आइडिया इज। सीसेट का बुक कहां मिलेगा? हाँ, सुंदरबन एरिया में नहीं है ज्यादा। पंजाब में ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है इसलिए। हाँ, एक्सेसिव इरिगेशन से भी हो जाता है। अरे एक्सेसिव इरिगेशन से भी हो जाता है। एक्सेसिव इरिगेशन से भी हो जाता है। और कितने क्लास बाकी हैं? 12 क्लास बाकी है बेटा। हाँ, नहीं सुनूंगा शिवाय पांडे, नहीं सुनूंगा। जाओ जो करना है कर लो। ठीक है, चलिए। इनके परसेंटेज फिक्स नहीं है इसीलिए लिखे नहीं है बेटा। चलिए, नेक्स्ट वी हैव हियर इज, नोट कर लिया सबने? तो एक बात बताओ, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट ये कोस्टल एरिया में नहीं आते हैं क्या? खुद बुद्धिमत्ता दिखाने की कोशिश करते हो, बट उसके लिए पहले मालिक से बुद्धि मांग लेनी थी। बिना उसके धरती पे जन्म ले लिया। हाँ, तो जब क्लास लास्ट का बोला तो फिर क्यों पूछ रहे हो कितने क्लास बाकी हैं? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं रूड क्यों हूं? अगर मैं रूड ना हूं ना, तुम्हारे जैसे बच्चे मैं शाम तक मानसिक रूप से परेशान कर दे, है ना? कि कुछ जैसे कल आपने देखा था कमेंट कैसे चल रहे थे, उन्हीं कमेंट्स की वजह से हमें रूड होना पड़ता है। आओ कभी ऑफलाइन क्लास में, विल गेट टू नो कि कितना जोली किस्म का आदमी हूं मैं। Then the next type of a soil is seventh soil. We call it as peaty और marshy soil. इसे हम पीटी और मार्शी सॉइल के नाम से जानते हैं। पीटी और मार्शी सॉइल, ये जो पीटी और मार्शी सॉइल है, ये पीटी और मार्शी सॉइल ऐसी सॉइल होती है बेटा जो कि ऐसा रीजन जहां पे वाटर लॉगिंग है, जहां पे पानी ना एक जगह पे रुक जाता है, स्टेगनेट रहता है। जैसे किसी ने सुंदरबन का रीजन बोला, वहां पे क्या पानी का फ्लो नहीं है, पानी रुका हुआ है। तो ऐसे रीजन्स जहां पे वाटर का स्टेग्नेशन बहुत ज्यादा रहता है, उस रीजन के अंदर उस रीजन के अंदर उस रीजन के अंदर क्या होता है, ऐसी तरीके की सोइल का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। राइट, ये सोइल ऐसे रीजन के अंदर ओरिजिनेट होती हैं जहां पे ड्रेनेज अवेलेबल नहीं है। भारत में ऐसे कुछ एरियाज हैं, जैसे बिहार के अंदर आपको मिल जाएगा,
उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी मिल जाएगा, और उसके साथ साथ सुंदरबन में भी मिल जाएगा। Then we will also have one more region of, let's say, केरला। केरला के रीजन में भी ये मिल जाएगा, राइट। और अगर ऐसा है तो क्या मैं कह सकता हूं जहां वाटर कंटेंट ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, ड्रेनेज अच्छा नहीं है, वहां अगर ये सॉइल है तो इसके अंदर आपको मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा दिखाई देगा, राइट। मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा दिखाई देगा, राइट। मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा दिखाई देगा, राइट। सो डन रहा। चलिए इसके बाद आगे बात करें मॉइस्चर के साथ साथ। अब एक बात बताओ, सुंदरबन के अंदर कितने बड़े बड़े जंगल हैं, तो ज्यादा प्लांट है, तो उनका डिकम्पोजिशन होना आसान है, तो क्या इनके अंदर ह्यूमस का कलर होगा? बिल्कुल सही बात है, ह्यूमस होगा। ह्यूमस का कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट एक बात बताता हूं, ह्यूमस के कारण क्या होता है, ये जो सॉइल होती है ना, ये सॉइल ब्लैक कलर की हो जाती है। कैसी हो जाती है? ब्लैक कलर की हो जाती है। वाई ड्रेनेज इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि उस एरिया के अंदर ऐसा ड्रेनेज का जो रीजन है वो बना ही नहीं है। मतलब अगर मान लो आप कटोरी के अंदर पानी क्यों रुक जाता है, क्यों नहीं बह जाता, है ना? क्योंकि उसकी शेप ऐसी है, उस रीजन की शेप ऐसी होती है, राइट। तो एक बात आपको ये समझ में आनी चाहिए, ये जो पीटी और मार्शी सॉइल होती है ना बेटा, ये तो नियर रिवर होंगे, बिल्कुल नियर रिवर नहीं होंगे। रिवर जब अपने एंड पॉइंट पे पहुंच जाती है ना, उस पॉइंट पे रिवर की वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है, तो वाटर स्टेगनेट हो जाता है, वाटर लॉग हो जाता है, ड्रेनेज अच्छा नहीं रहता है। इस वजह से ऐसी सॉइल का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, राइट। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल, बस ये सब दो तीन पॉइंट ही है इसके अंदर। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज एसोसिएटेड विद रीजन्स, इट्स एसोसिएटेड with regions having inadequate drainage, having inadequate drainage, जहां पे ड्रेनेज जो है वो एडिक्वेट देखने को नहीं मिलता। इनएडिक्वेट ड्रेनेज मतलब यहाँ पे जो पानी है वो कैसा है? रुका हुआ है, वाटर स्टेगनेटेड है। स्टेगनेशन का मतलब आप समझ गए होंगे अब, वाटर स्टेगनेशन है, राइट। दिस सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, यानी कि जो ह्यूमस है उसके अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा रिच होता है। बट 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 इसका जो कैरेक्टर है बड़ा एसिडिक सा कैरेक्टर देखने को मिलता है, और सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, बट हैज हाई सैलिनिटी। हाई सैलिनिटी क्यों हाई सैलिनिटी होती है? क्योंकि लार्जली ऐसे एरियाज जो कोस्ट के पास हैं, जैसे केरला हो गया है ना, उन एरियाज में तो सैलिनिटी इंक्रीज होती ही है, ठीक है, सैलिनिटी इंक्रीज होती ही है। हाँ, पीटी सॉइल है, मार्शी सॉइल है, मार्शी एरिया है ना, ना फर्टाइल नहीं होती है बाबू, ज्यादा सैलिनिटी ज्यादा है ना। बस इसके अंदर क्या है, यहां पे ना देखो एक सबसे बड़ी बात बताता हूं, विद, इसको ऐसे लिखना, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। विद हाई ह्यूमस कंटेंट, high humus content, this soil also contains, this soil also contains high amount of salts, high amount of salts, which salts which makes this soil infertile, which makes this soil less fertile, this soil less fertile, right। ह्यूमस कंटेंट है, मान लिया कि ये जो ह्यूमस कंटेंट है, ये ह्यूमस कंटेंट तो इसको फर्टाइल करेगा, इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, बट साइमल्टेनियसली इसके अंदर
हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स भी हैं। जब ये सॉल्ट्स होंगे तो इसकी वजह से जो फर्टिलिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। जब भी सेलाइन आएगा तो वहां पे फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये जो सॉइल है, इस सॉइल के अंदर डोमिनेंस देखा जाता है। डोमिनेंस होता है क्ले का, डोमिनेंस होता है क्ले का। क्ले का डोमिनेंस होता है, इसका मतलब इट एब्जॉर्ब्स वाटर। ये क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, रिटेन कर लेती हैं। इट रिटेन्स वाटर, इट रिटेन्स वाटर, इट एब्जॉर्ब्स वाटर। ये है पीटी और मार्शी सॉइल। लार्जली ये अगर आप देखोगे केरला के अंदर ना, केरला के अंदर इन सॉइल को किस नाम से जाना जाता है, कारी सॉइल के नाम से जाना जाता है। कारी सॉइल के नाम से जाना जाता है। ये आपको बिहार में, है ना, वेस्ट बंगाल में कुछ रीजन है, उत्तराखंड के अंदर एक रीजन है, बस वहां पे तो ये मिलती है, बाकी लार्जली नहीं मिलती। अल्मोड़ा रीजन ऑफ उत्तराखंड, इन रीजन्स में लार्जली आपको ये सॉइल देखने को मिलेगी। फटाफट इसको नोट कर ले मेरे प्यारे बच्चे, राइट। आई होप इट इज हाउ इट बिकम्स सेलाइन। सेलाइन इसलिए हो जाती है बच्चा, क्योंकि ना जब पानी बहुत ज्यादा है, आपने देखा ना यहाँ पे, खुद दिमाग लगाया करो बाबू थोड़ा सा, यहाँ पे देखो ना, एक्सेसिव इरिगेशन से भी क्या हो जाती है सॉइल, सेलाइन हो जाती हैं। और यहाँ पे पानी क्या ड्रेन हो रहा है, नहीं, पानी बहुत ज्यादा रुका हुआ है, तो वो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स को क्या करता रहता है, मिनरल्स को बहुत सारे मिनरल्स को क्या करता रहता है, डिसॉल्व करता रहता है, जो कि इसको सेलाइन बनाते हैं। कौन सा सोइल बेस्ट होता है एग्रीकल्चर के लिए बेटा, एलुवियल सोइल बेस्ट होता है। हाँ, जितना ज्यादा उसके अंदर ह्यूमस होता है ना, ह्यूमस का कलर ब्लैक होता है, बिल्कुल सही बात है। आज थोड़े सही डाउट आ रहे हैं, थैंक गॉड। हाँ, ये दलदल जैसा कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने नींबू डाला इसलिए सेलाइन हो गई, और भगवान ने तुम्हारे दिमाग में कचरा डाला इसलिए तुम पागल हो गए। बिहार के अंदर जहां जहां पे ना, बिहार के अंदर तेराई बेल्ट होती है, मतलब तेराई सा रीजन जो होता है ना, जहां पे वाटर स्टैग्नेट होता है, वहां पे ये सारी सॉइल देखने को मिलती है। अब हम एक लास्ट तरीके की सॉइल पे आ रहे हैं, जिसको हम माउंटेन सॉइल के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए, अब हम माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल के नाम से जानते हैं। लास्ट सॉइल है जिसे हम माउंटेन सॉइल के नाम से जानते हैं, एंड दिस वन इज द एट्थ सॉइल। सेलाइन सॉइल और इसमें डिफरेंस क्या है, सेलाइन सॉइल जो है वो बेटा ऐसी सॉइल होती है ना जो कंप्लीटली इनफर्टाइल है, ये कंप्लीटली इनफर्टाइल नहीं है। एक बात, सेलाइन सॉइल में ह्यूमस नहीं होता, क्योंकि मतलब हमारे अंदर इतना तो क्षमता है कि हम पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमस का कंटेंट है। और अगर दोनों में डिफरेंस नहीं होता तो दो अलग क्यों लिखता, ये भी है ना। तो प्लीज मेक श्योर, रीड द कंटेंट वेरी क्लियरली, यू विल गेट योर आंसर। जितना समय आप टाइप करने में लगाते हो उतना पढ़ने में लगाएंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए, मूविंग अहेड, माउंटेन सॉइल, राइट, इट इज प्रिंसिपली फाउंड इन माउंटेनियस रीजन। इट इज इट इज प्रिंसिपली प्रिंसिपली फाउंड इन माउंटेनियस रीजन with steep slope, with slope, ठीक है, जेंटल हो चाहे मॉडरेट हो, है ना। अब एक बात बताओ, ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ये सॉइल की लेयर डेवलप हुई, राइट, बड़ी बड़ी लेयर डेवलप होने लगी, तो क्या ये धीरे धीरे सॉइल नीचे की ओर आने लगेगी, खिसकने लगेगी। तो क्या ये सॉइल यहाँ पे मोटी रह पाएगी या थिन रहेगी, थिक होगी तो सर नीचे आ जाएगी। तो ये जहां की जो सॉइल है ना, वो लार्जली सर थिन रहती है,
है ना। यहाँ की जो सॉइल है ना बड़ी थिन सी सॉइल रहती है, थिक नहीं होगी। ठीक है, टी प्लांटेशन बेटा उसमें होता है लेटेराइट सॉइल में, मार्शी सॉइल में राइस ग्रो करते हैं। हाँ, दिस इज जनरली फाउंड इन द माउंटेन एंड द फॉरेस्ट रीजन। ठीक है, इट इज थिन लेयर्ड, थिन लेयर्ड। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो इसका ए होराइजन होगा वो बड़ा ही थिन होगा, जो ए होराइजन है इसका वो थिन है, थिन लेयर है। ए होराइजन जो है इसका बड़ा ही थिन है ना। ए होराइजन है वो बहुत ही थिन है, थिन लेयर्ड। एंड होराइजन्स जो है वो बड़े पुअरली डेवलप होते हैं, होराइजन्स आर पुअरली डेवलप्ड, क्योंकि धीरे धीरे ये सॉइल क्या नीचे की ओर चली जाती है। और अगर ये नीचे की ओर खिसकने लगी और पानी इसको नीचे ले गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका इरोजन बड़ी आसानी से हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, इसका इरोजन बड़ी आसानी से हो सकता है। ठीक है, पेनिनसुलर रीजन में बेटा रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल है। ठीक है, स्लोप के बाद जेंटल और मॉडरेट लिखा है। ठीक है, चलिए, जेंटल एंड मॉडरेट, जेंटल और मॉडरेट। ठीक है, इट इज थिन लेयर्ड एंड होराइजन्स आर पुअरली डेवलप्ड, बहुत पुअरली डेवलप्ड होराइजन्स होते हैं। एंड इट इज प्रोन और इट इज वल्नरेबल टू सॉइल इरोजन। बहुत जल्दी इरोजन हो जाता है इसका, क्योंकि हवा चली, पानी चली तो बह जाएगी ये सॉइल पूरी। उसके साथ साथ जहां पे माउंटेन होते हैं सर, वहां पे पहाड़ों में पेड़ तो है ही, तो पेड़ हैं तो क्या इसके अंदर ह्यूमस होगा? यस सर, इट इज रिच इन ह्यूमस कंटेंट, इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को ही हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कंटेंट कह सकते हैं। इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, बट इतना नहीं होता जितना पीटी मार्शी है, राइट। बट अदर न्यूट्रिएंट्स आर अदर बट लैक्स इन अदर न्यूट्रिएंट्स। जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें ये क्या करता है? लैक करता है। बट न्यूट्रिएंट्स लैक्स इन अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इट इज अ मिक्स्ड सॉइल with mixed soil with sand, clay and loam। सब कुछ मिक्स यहां पे आपको दिखाई देगा। दिस इज अबाउट, और कहां मिलेगी सर? पहाड़ों में मिलेगी, जहां पहाड़ होंगे वहां मिलने की जरूरत है। ठीक है, सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव हो जाना, मिट्टी आगे बह के चली गई। देखिए बेटा, अगर आप 2028 में प्लान कर रहे हैं तो एंथ्रोपोलॉजी, अभी आपको कोई भी ऑप्शनल लेने में थोड़ा सा सोचना चाहिए। वैसे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल मैं ही पढ़ाता हूं, बट मैं ऑफलाइन और लाइव फ्रॉम ऑफलाइन क्लासरूम वहां से पढ़ाता हूं। बट इट इज थोड़ा सा ये प्रीमियम कोर्स है एंथ्रोपोलॉजी का, जो ऑफलाइन कोर्स है, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट दैट इज एसोसिएटेड विद द क्लासरूम, है ना। थोड़ा प्रीमियम कोर्स रखा गया है और बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है मैंने। एंड आई जनरली डोंट बिलीव टेकिंग मच स्टूडेंट्स इन द ऑप्शनल बैच, बिकॉज मुझे रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए जो बहुत ही सीरियस बच्चे मैंने इस बार चूज किए, I chose around 150 students, 150 students I have chosen and I am teaching to them only, right? मतलब not much of the students I generally believe कि क्लास में, क्योंकि पर्सनलाइज्ड अटेंशन देनी होती है, एक एक बच्चे की कॉपी चेक करनी होती है, तो इट टेक्स टाइम, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो मतलब इसीलिए थोड़ा सा ये कोर्स को प्रीमियम साइड पे रखा है मैंने। मतलब इट इज नॉट अबाउट प्रीमियम थिंग, इट इज अबाउट द हार्ड वर्क दैट वी आर डूइंग विद द सब्जेक्ट, राइट। मतलब आई जनरली just after taking your class I study for around 4 to 5 hours, the optional, various researches, various value addition material,
so that I can give best to my students and they can provide result for me. And I'm very much hopeful that this batch of my anthropology optional, they'll मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं, दे आर हैविंग द पोटेंशियल. अगर ऊपर वाले की दया और किस्मत रही तो डेफिनेटली वो बच्चों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस बार पेपर निकालेंगे 2026 में. आई एम वेरी होपफुल विद दैट बैच. बहुत बहुत कुछ उसमें मैंने अपनी विजडम, अपनी नॉलेज को इनकलकेट किया है. और अगर आपको नहीं पता तो आप खुद इतने सारे बच्चे यहाँ पे स्पैमिंग करते हैं, लिखते हैं. आपको अगर मेरा शेड्यूल पता लगेगा, यू विल बी शॉक टू नो, राइट. आई स्टार्ट टेकिंग क्लास एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड जनरली अगर आप देखेंगे तो आई एम टीचिंग ज्योग्राफी इन द हब ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन. यूपीएससी प्रिपरेशन के हब में एट अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म with PW I'm teaching geography and it's been 3 years. I have taken every offline batch here, every offline अभी तक जितने भी batch offline के आए, and almost many online batches also, such as Prahar, Sankalp, now the Prarambh 2026. After you I'll be having class for Prarambh 2027, right? Then I'll be taking some classes of environment as well. ठीक है. तो 2028 में अभी आपको टाइम है. आप अभी अपना सिर्फ सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आता है. मतलब मेरे को तो ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. ठीक है. और हाँ, मैं डाउट जो तुम्हारी जितनी तुम्हारी क्षमता है डाउट पूछने की, उतने ही डाउट मैं बताता हूँ. और तुम मुझे थोड़ी डिक्टेट करोगे कि मैं क्या करूं. कि अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पसंद हूं मैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खजाना में होते हैं. यू कैन फाइंड आउट समवन एल्स, राइट. द ऑप्शनल इज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ, राइट. चलिए, तो नाउ there is no meaning of discussion for optional because we are also running out of time. Now we are done with the soils, right? So it is specifically to Mr. Yuvraj Krishna that sometimes please talk to your parents like the way you talk to us, right? Now he teaches in Lucknow and Patna, Babu. I do teach in Delhi only. मतलब मैं दिल्ली से बाहर आई कैन नॉट रीलोकेट जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली. So I generally don't prefer to go outside Delhi, and Delhi is the place जहाँ पे I'm teaching things, right? चलिए. Now, yes, due to this only, the terrace farming is practiced in the mountains. Terrace farming is practiced, right? So चलिए, now we are going to start with the human geography. And when we see human geography के अंदर है ना कुछ मेजर कंपोनेंट्स आते हैं. पहले मैं उन कंपोनेंट्स की बात करता हूं, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि what exactly this particular segment of human geography requires, right? So यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, खुद को संभाल के रखना पड़ेगा, because I will not be touching many of the areas as far as this agriculture is concerned. क्योंकि थोड़ा सा ऐसा एरिया है ये सॉइल के बाद जहां पे ना बच्चे को थोड़े से ज्यादा डाउट आने लगते हैं क्योंकि टफनेस बढ़ने लगती है. और एग्रीकल्चर का जो सेगमेंट होता है ना, वो जीएस पेपर 1 के साथ साथ जीएस पेपर बायोजियोग्राफी सॉइल का भाग है. जीएस पेपर 1 के साथ साथ जीएस पेपर 3 भी इसके अंदर ही काउंट होता है. जीएस पेपर 1 के साथ साथ जीएस पेपर 3 का भी भाग है जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, राइट. बट व्हाट आई विल डू इज I'll provide you with the best understanding of what exactly agriculture is, है ना. अब सबसे पहले अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी के क्लासिफिकेशन को देखें तो हाउ एग्जैक्टली इट इज क्लासिफाइड एंड व्हाट वी विल बी कवरिंग हियर इन दिस पर्टिकुलर सेमेस्टर. बहुत ही बेसिक ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट को हम देखेंगे, क्योंकि अगर आप क्लास 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक देखते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे अब सवाल पूछे नहीं जाते.
और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे बहुत रेलेवेंट सवाल पूछे जाते हैं। तो हम जहां से सवाल रेलेवेंट पूछे जाते हैं उनको तो कवर करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर, क्योंकि उनके लिए एक बहुत डिटेल डेप्थ एनालिसिस चाहिए। And in fact, if you will realize, Prarambh 2026, I have taken specific one semester for human and economic geography. उनके लिए स्पेसिफिक एक सेमेस्टर 22 क्लास मैंने 20 से 22 क्लास मैंने ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ाया है उन्हें। तो आप समझते होंगे कि इसका वैल्यू कितना है। बट अभी सिर्फ मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी बोलें या ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी बोलें, इसके अंदर 3-4 मेजर हेड हैं। सबसे पहला जो हेड है दैट इज द एग्रीकल्चर, एंड सेकंड यहां पे जो हेड आता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज मिनरल्स, एंड थर्ड वी हैव इज द मेजर हेड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज, ट्रेड। ये सारे जो इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड हैं, ये इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड आप लार्जली इकोनॉमी के अंदर पढ़ेंगे। ट्रेड किस तरीके का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल है, हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल है, इकोनॉमी में पढ़ाया जाता है। एंड सेकंड वी हैव पॉपुलेशन ज्योग्राफी, राइट। हम इस सेमेस्टर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टू चंक्स। हम यहां पे इस सेमेस्टर के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक्स ऑफ दीज टू थिंग्स, क्योंकि जो मिनरल्स हैं उनमें कुछ बेसिक नहीं है, राइट। उनमें तो बहुत लार्ज स्केल पे, वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल टच देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो एग्रीकल्चर के बारे में, थोड़ा आइडिया हो पॉपुलेशन के बारे में। अभी हम शुरुआत करते हैं वी विल टॉक अबाउट दी एग्रीकल्चर फर्स्ट, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करें तो ये भारत की रियलिटी और डेस्टिनी दोनों है। रियलिटी और डेस्टिनी दोनों इसलिए हैं क्योंकि अभी आज भी हम एक एग्रेरियन नेशन हैं। आज भी हमारी 50% तक अगर हम ओवरऑल बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो भारत की 50% जनसंख्या है वो अभी भी कृषि पर निर्भर करती है, और भारत के बहुत सारे एरियाज में आज भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ही कैरी आउट की जाती हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का योगदान हमारी जीडीपी के अंदर देखें तो वो बहुत ही कम है, वो है मात्र 17%। और भारत के किसानों के साथ बहुत सी समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। इसके बहुत से कारण हैं, चाहे वो कारण हम अच्छे सीड ना यूज करें, चाहे हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड होती जा रही है, चाहे हमारे पास अवेयरनेस नहीं है कि हम किस तरीके से फर्टिलाइजर का यूज करें और पेस्टिसाइड का यूज करें, देन किस तरीके से हम इरिगेशन या पानी का इस्तेमाल करें, या क्या हम इस पर्टिकुलर कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या हमारे किसानों के पास लैंड का साइज बहुत बड़ा है या नहीं है। ये सारी समस्याएं भारत के अंदर कृषि क्षेत्र को एक लिमिटेड क्षेत्र बना देती हैं, जिस वजह से 50% लोगों के योगदान के बावजूद भी ये मात्र 17% हमारी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। हम आज बहुत सी ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं जहां पे कृषि क्षेत्र सबसे अग्रिम भूमिका निभा रहा है, जहां पे सबसे पहले हम कृषि क्षेत्र को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमने भारत के एग्रीकल्चरल आउटपुट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल इनकम को इंक्रीज कर दिया, हम भारत की बहुत सी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। बट अभी हम इन समस्याओं को समझें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैसे ओवरऑल तरीके से कुछ डेटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत में किन फसलों को ग्रो किया जाता है और हर फसल को ग्रो करने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या चाहिए। यहां पे एक चीज आपको जाननी जरूरी है, वो ये है कि आपको जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 दोनों क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर कृषि है उनके डिफरेंट डिफरेंट आयाम देखने को मिलेंगे। जब आप इकोनॉमी वाले सेगमेंट में एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तब आप फार्मर की इनकम के ऊपर ज्यादा सेंट्रिक होंगे, और जब आप ज्योग्राफी के अंदर एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तब आप क्रॉप्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए, उनके लिए कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, उन पे फोकस करेंगे।
राइट। सो नाउ अगर हम बात करें अगर हम बात करें अगर हम बात करें निकिता, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मैं बड़े दिनों से पूछना भी चाह रहा था। राइट, चलो कोई बात नहीं, है तो प्रॉब्लम, थोड़ा संभलने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसमें मैं एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं। एग्रीकल्चर इज रियलिटी एंड डेस्टिनी ऑफ द नेशन। रियलिटी एंड डेस्टिनी ऑफ द नेशन, where agriculture is reality and destiny of the nation, where almost around 50% of Indian population is engaged in agricultural activity. But contributing just 17% to the GDP of nation. भारत की जीडीपी में 17% योगदान दे रहा है और 50% से ज्यादा नहीं बताएंगे युवराज आपको। आप कमेंट में जो भी लिख रहे हैं आपको नहीं बताएंगे। राइट, एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो अब दोबारा मत पूछिएगा। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज लार्जली लैंड एंड वाटर बेस्ड एक्टिविटी। राइट, लैंड और वाटर मतलब हम देखते हैं जहां पे हमें लैंड मिला, पानी मिला, एग्रीकल्चर शुरू कर दो, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं देखते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि भारत जो है उसका 40% लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। ऑलमोस्ट 40% ऑफ लैंड ऑफ इंडिया इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। ऑलमोस्ट अब मैं बताऊंगा पूरा। ऑलमोस्ट 40% ऑफ इंडियाज लैंड is used for agriculture. राइट, आपको पता होगा कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, भारत का जो टोटल एरिया है, देखिएगा बच्चा, जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया के अंदर आपको लार्जली टोटल एरिया के अंदर आपको दिखता है 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, which is equivalent to 329 million hectare. ठीक है, तो 329 मिलियन हेक्टेयर। इसमें से अगर हम बात करें, जो भारत का फॉरेस्ट लैंड है वो है अराउंड 23 to 24%। ये सारा अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, जहां पे जंगल, जिसको फॉरेस्ट लैंड कहते हैं, जिस लैंड को हम नेट सोन एरिया कहते हैं। नेट सोन एरिया मतलब जहां पे एग्रीकल्चर हो रहा है, उसका अमाउंट है अराउंड 140 मिलियन हेक्टेयर। राइट, 140 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 40% के आसपास बैठता है। देन भारत के पास कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसको हम पास्चर लैंड कहते हैं। पास्चर लैंड मतलब
जहां पे घास है, ग्रेजिंग करवाई जाती है, वो अराउंड 3% के आसपास है। देन भारत के अंदर पास्चर लैंड हो गया, फॉरेस्ट लैंड हो गया, नेट सोन एरिया हो गया, हाँ जी, रोड, रेलवे, कंस्ट्रक्शन का जो एरिया है, रेलवे एटसेट्रा, इन सब के लिए जो एरिया है वो 8 से 10% तक का है, 8 से 10% तक का एरिया है, ठीक है। और फिर भारत का एक ऐसा एरिया है जहां पे खेती नहीं की जाती है, खाली छोड़ा गया है, सो उसको हम बेसिकली अगर हम देखें तो उसे बोला जाता है फेलो लैंड, बट आप अभी इतना याद कर लेंगे तो भी मेरे लिए बहुत है, ठीक है। तो एक चीज तो आपको याद रहेगी कि भारत का कितना एरिया नेट सोन एरिया है, 140 मिलियन हेक्टेयर इज दी नेट सोन एरिया जहां पे खेती की जाती है, राइट। और अलग अलग तरीके की क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। बहुत अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। 40 से 42% नेट सोन एरिया आ गया है ना। सो चलिए अब हम बात करें भारत के अंदर क्रॉपिंग सीजन क्या है, ये समझ में आ गया सबको। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज गैम्बल ऑफ मॉनसून, ये भी अच्छी लाइन है बेटा, हेक्टेयर है ये, दिस इज हेक्टेयर। और इंडिया के एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं तो वर्ल्ड का एरिया क्यों बताऊंगा, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आया तो एक बात समझिएगा कि हम अब क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो है भारत के अंदर की ड्राइवर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो द की ड्राइवर, द की ड्राइवर ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्यों की ड्राइवर है सर, अगर एग्रीकल्चर होगा तो उसकी वजह से ट्रैक्टर बनेंगे, है ना सर, एग्रीकल्चर होगा तो उसकी वजह से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी तो डेवलप होगी, उसकी वजह से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी तो डेवलप होगी, और एग्रीकल्चर होगा तो इसकी वजह से आपको जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं, जैसे कि रियल जूस हो गया, है ना, ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, इन सब का डेवलपमेंट भी साथ में देखने को मिलेगा। दिस इज प्राइमरी इंफॉर्मेशन एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न। ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में बसी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, बस आपको एक चीज याद रखनी है, भारत का जो नेट सोन एरिया है, भारत का जो नेट सोन एरिया है वो चाइना से ज्यादा है, चाइना से ज्यादा है, बट जो चाइना है कम नेट सोन एरिया में भी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छे सीड, बहुत अच्छे इरिगेशन फैसिलिटी, मशीनीकरण, इन सब के इस्तेमाल के कारण कम लैंड होने के बावजूद भी, कम लैंड अंडर एग्रीकल्चर, लैंड उनके पास बहुत है बट एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने बहुत कम लैंड यूज करके भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया, ये उनकी खासियत है। बट हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारी लैंड हम यूज कर रहे हैं और उस लैंड से प्रोडक्शन बहुत कम कर रहे हैं, तो हमारी ये खराबी है। और दूसरी बात, अगर लैंड बहुत कम, बहुत लैंड ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत लैंड ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम इंडस्ट्री के लिए और अर्बनाइजेशन के लिए लैंड को छोड़ ही नहीं रहे हैं, ये भी तो दिक्कत आती है ना। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हमारा अगला जो भाग है जिसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, दैट इज क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, भारत के अंदर 3 क्रॉपिंग सीजन आपको देखने को मिलेंगे, क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया। अगर आप ये 3 सीजन्स को याद रखते हैं तो आपने पहले भी सुना होगा खारिफ, रबी और जायद। सो पहला जो क्रॉपिंग सीजन है इसके अंदर आपको खारिफ की क्रॉप्स दिखाई देंगी, खारिफ सीजन। अब खारिफ सीजन कौन सा होता है, इसको खरीफ की फसल भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में खारिफ के नाम से जाना जाता है। इसके 3 टाइम अगर हम देखें कि कब सोइंग टाइम है, कब सोइंग टाइम है, कब ग्रोइंग और मैच्योरिंग टाइम है,
और कब हार्वेस्टिंग टाइम है। सोइंग टाइम, ग्रोइंग टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम, ये तीनों को हमें अगर याद रखना है तभी हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि कौन सी क्रॉप को किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन की आवश्यकता होती है। दिस इज सोइंग टाइम, इसका जो होता है दिस इज अराउंड मई एंड जून। ये पूरे भारत में एक जैसा नहीं है, ये पूरे भारत में एक जैसा नहीं है, ये जनरल आइडिया हम देखते हैं, ये वेरी करता रहता है जगह टू जगह, प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता है। और वैसे भी सदर्न इंडिया का जो क्लाइमेट है, यानी कि हमारे दक्षिण भारत का जो जलवायु है, वो हमारे उत्तर भारत की जलवायु के समानांतर नहीं है, उनमें बहुत सारी भिन्नताएं देखी जाती हैं। जिस कारणवश आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो ये हम इन फसलों का, जो अब ये कृषि की जो ये फसलें हैं, इनका जो हम डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जो वर्गीकरण देख रहे हैं, इस वर्गीकरण के अंदर खरीफ, राबी और जायद, ये तीनों फसलें जो हैं, इनको हम सिर्फ हमारे उत्तर भारत के परिदृश्य में देखने की कोशिश करते हैं। राइट, सो ये सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए। सर डज दिस डेटा इज सेम फॉर द रिपोर्टेड एरिया? हाँ हाँ बेटा, रिपोर्टेड एरिया के लिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। राइट, एग्रीकल्चर इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर इज ऑन द मर्सी ऑफ इंडियन मॉनसून। राइट, ठीक है। कैन वी बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंडिया? बेटा अगर फ्री में देता है तो आप भी ले आना, है ना। चलिए, मई जून के अंदर, और ड्यूरिंग इसका जो ग्रोइंग टाइम होता है दिस इज ड्यूरिंग मॉनसून, ये है ड्यूरिंग मॉनसून, इसीलिए इसको मॉनसूनल क्रॉप और मॉनसून सीजन के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली जुलाई से सितंबर के अंदर। और यहां पे हार्वेस्टिंग टाइम में आपको क्या दिखाई देगा? अक्टूबर का समय दिखाई देगा। ये खरीफ की फसल के लिए एकदम परफेक्ट आप चीज देखते हैं कि तीनों चीजें आपके सामने हैं। राइट, ये भारत के अंदर लार्जेस्ट ग्रोइंग सीजन है इंडिया का, लार्जेस्ट ग्रोइंग सीजन ऑफ इंडिया। क्योंकि आप जानते हैं, अभी किसी ने बोला सर इंडियन एग्रीकल्चर इज द गैम्बल ऑफ इंडियन मॉनसून, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज द गैम्बल ऑफ मॉनसून ना। तो भारत में जहां जहां बारिश ज्यादा है, तो ये सीजन कौन सा है? बारिशों का है। तो सबसे ज्यादा खेती किस सीजन में की जाएगी? इस सीजन में की जाएगी। इसलिए खारिफ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, ठीक है। तो यहां पे कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? यहां पे आपको लार्जली राइस, मेज, है ना, ज्वार, बाजरा, ये सारी जो क्रॉप्स हैं, है ना, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, पल्सेस, ये सारे इन सीजन के अंदर ग्रो किए जाते हैं। ये सारे इन सीजन्स के अंदर ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सीजन, इसे हमने खारिफ सीजन बोला। देन वी हैव हियर इज द राबी सीजन। ये जो राबी सीजन है, ये एक ऐसी ऋतु है जिसके अंदर सोइंग टाइम, यानी कि आप कब सीड सो करोगे, उसके बाद ग्रोइंग टाइम, कब इसका ग्रोइंग टाइम है ना। हार्वेस्टिंग टाइम सबको मालूम होगा कि बैसाखी, बिहू, ये सब फेस्टिवल बनाए जाते हैं ना, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हैं। तो ये हार्वेस्टिंग टाइम तो आपको मार्च से अप्रैल के बीच में दिखाई देगा। राइट, मार्च अप्रैल के बीच में दिखाई देगा। उसके बाद मार्च अप्रैल में, सो ग्रोइंग टाइम आपको कब दिखाई देगा? सोइंग टाइम आपको अक्टूबर नवंबर, है ना, जब खरीफ की फसल कटी है तब इसको आप क्या कर देंगे? सो कर देंगे। सो यहाँ पे अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ग्रो करता है ये, और यहाँ पे दिसंबर से लेके मार्च तक ये ग्रो करता है, और मार्च अप्रैल में इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है।
बैसाखी, बिहू, है ना। इसके साथ कुछ सीजन इस्टेब्लिश्ड हैं, कुछ फेस्टिवल्स। बैसाखी, बिहू जो हैं, ये जो है ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं, मतलब फसल की कटाई पे सेलिब्रेट किए जाने वाले जो त्योहार हैं उन्हें हम हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स कहते हैं। इफ यू बिलोंग टू सम रीजन्स ऑफ पंजाब, अब तो खैर इतना लार्जली बैसाखी को सेलिब्रेट नहीं किया जाता जितना पुराने समय में बैसाखी को सेलिब्रेट किया जाता था। और एक किसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये सीजन इसलिए हो जाता है हार्वेस्टिंग का, क्योंकि ये वो वक्त है जब उसके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी होती है कि उसके हाथ में पैसा आएगा। 3 4 5 6 महीनों की मशक्कत के बाद जब वो अपनी फसल को काट के बेच के आता है, तब उसे खूब अच्छा प्रॉफिट होता है, तो वो इन फेस्टिवल्स के थ्रू अपनी खुशी को जाहिर करने की कोशिश करता है, राइट। और इस पर्टिकुलर सीजन के अंदर अगर आप मेजर क्रॉप्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको वीट दिखाई देगा और इसके अंदर आपको मस्टर्ड दिखाई देगा। इसीलिए बोलते हैं ना, पंजाब में जब सर्दियां चल रही होती हैं तो बहुत लार्ज स्केल पे एक इतनी बढ़िया येलो चादर आपको दिखाई देती है। देन यहाँ पे ग्राम यानी कि चना और व्हीट, मस्टर्ड, ग्राम एंड बार्ले, है ना, एंड बार्ले, इन सब को ग्रो किया जाता है। तो ये कौन सी फसल है? ये राबी सीजन की फसल है। इसके बाद थर्ड अगर हम बात करते हैं तो थर्ड कौन सा आएगा सर? थर्ड सीजन को हम जायद सीजन के नाम से जानते हैं। जायद सीजन के नाम से जानते हैं। ये जो सीजन है इसको हम समर सीजन के नाम से भी जान सकते हैं, है ना, क्योंकि भारत के अंदर मार्च, अप्रैल, मई के अंदर जो सीजन आता है उसे जायद सीजन कहते हैं। बेसिकली अप्रैल टू जून, राइट, ये क्रॉप्स ऑफ समर सीजन होती हैं, राइट। दीज आर क्रॉप्स ऑफ समर सीजन। समर सीजन बिटवीन खारिफ एंड राबी, राइट, खारिफ एंड राबी। और ये जो सीजन है ये बेसिकली सिर्फ अप्रैल से आपको मई जून तक ही दिखाई देगा। अप्रैल से जून तक ही दिखाई देगा। 3 महीने का ये छोटा सा सीजन होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं। यहाँ पे आपको जब आप क्रॉप्स देखेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो दीज क्रॉप्स आर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं। जनरली इस समय पे वेजिटेबल्स ज्यादा ग्रो होते हैं। जनरली फ्रेश वेजिटेबल्स। अब वो कौन सी है? देखो क्या होता है इस समय पे उत्तर भारत में जम की गर्मी है ना, जम के गर्मी है, तो लोगों के अंदर पानी की कमी हो जाती है। उस कमी को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसी फसलों को ग्रो करते हैं जो कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमें एक एडवांटेज देने की कोशिश करें। जैसे अगर मैं बात करूं कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन, है ना, कुकुम्बर, देन यू विल, पहले तो वाटरमेलन सबसे इंपॉर्टेंट है, वाटरमेलन एंड मस्कमेलन, है ना। उसके साथ साथ ऐसा थोड़ी है कि आपको, मतलब इस सीजन के अंदर आपको मैंगो भी दिखाई देंगे। क्यों है? देखो पता नेचर ने क्या बढ़िया चीज बनाई। नेचर कहती कि गर्मी बहुत है, तू ऐसी क्रॉप्स को ग्रो कर ले इस समय पे जिनके अंदर पानी ज्यादा है ना। खीरा खाओ, मस्कमेलन, वाटरमेलन, इनको ग्रो करो। और फिर नेचर ने कहा तुम अगर गर्मी ज्यादा है तो आदमी के अंदर शुगर की भी कमी हो जाती है ना, शुगर लॉस भी होता है। तो नेचर ने बोला एक काम करो, आम भी खाओ, मैंगो खाओ, शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा आम खाने लगते हैं तो उनको लग जाती है डायबिटीज, तो उसको भी तो कंट्रोल करना है। तो नेचर कहती है करेला भी तो देंगे, राइट। लौकी भी होगी, रिजिड गॉड, है ना, लौकी हो गया, एंड रिजिड गॉड हो गया, लौकी हो गया, देन यू विल हैव करेला, है ना, उसके बाद यू विल हैव जामुन। ये सारी चीजें इसी समय पे आपको देखने को
मिलेंगी। ठीक है, खरबूजा हो गया, बिल्कुल सही बात है। डन। चलो, रिजिड गॉड, पंपकिन, कुकुम्बर, बिटर गॉड, तो ये सारी की सारी इस समय पे ग्रो की जाती हैं। ये हैं भारत के 3 सीजन जिन्हें हम रबी, खारिफ और जायद सीजन के नाम से जानते हैं। राइट, मेंथा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए, आपने सबने नोट कर लिया तो आगे बढ़े। जल्दी बताओ, आगे बढ़े। शुगर केन बेटा पेरिनियल मतलब साल भर ग्रो करने वाली क्रॉप है। हाँ जी, चलिए, जब ये खत्म हो गया है तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस और वेरियस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। अब कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कैसी कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राइस के लिए। आपको पता है जो राइस है ना, राइस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, खूब पानी चाहिए होता है राइस को, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। ठीक है, और राइस भारत के अंदर, भारत का जो सदर्न हिस्सा है, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत की एक स्टेपल क्रॉप के रूप में, मतलब वो लार्जली राइस के ऊपर ज्यादा निर्भर रहते हैं। राजस्थान वगैरह में ज्यादा नहीं खाया जाता, वो तो अब खाया जाने लगा, बट पहले अगर देखोगे ना, जो शुरुआत से असली ये खाने का पार्ट किसका है, सदर्न और ईस्टर्न इंडिया का। ठीक है, सदर्न और ईस्टर्न इंडिया का पार्ट ये होता है। धान का कटोरा, बिल्कुल सही बात है ना। और इसीलिए भारत के अंदर लार्जेस्ट फूड क्रॉप है इन टर्म्स ऑफ एरिया कल्टीवेटेड, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, बट साइमल्टेनियसली लार्जेस्ट फूड क्रॉप, फूड क्रॉप है इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ एरिया कल्टीवेशन, एरिया कल्टीवेटेड, कि अगर जितना एरिया कल्टीवेट किया जाना है उसमें सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करता है बेटा, राइस कवर करता है। और क्यों कवर करता है, बिकॉज, बिकॉज इट इज स्टेपल फूड, स्टेपल फूड फॉर नियरली 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, जो भारत की 50% जनसंख्या है, उसके लिए ये स्टेपल क्रॉप के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ये हो गया राइस। देन व्हाट हैपेंस इज, राइस के बाद हमारे पास एक और चीज, अरे अभी थोड़ी खत्म हुआ है, राइस को ग्रो करने के लिए एक पद्धति है जिसे हम ट्रांसप्लांटेशन मेथड कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन मेथड कहते हैं। ट्रांसप्लांटेशन मेथड से राइस को ग्रो किया जाता है। सर ये कौन सी पद्धति होती है, सर इसमें क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन मेथड में क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन मेथड में क्या होता है बच्चा, कि कुछ ऐसे मतलब क्या करते हैं हम क्या करते हैं ट्रांसप्लांटेशन मेथड के अंदर, ट्रांसप्लांटेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं, सीड लेते हैं। ठीक है, मतलब जनरली क्या होता है, जब ग्रो किया जाता है ना चावल या कोई भी और क्रॉप को ग्रो करना है, तो आप सीड लोगे, किसान उस सीड को थ्रो करता जाएगा फील्ड के अंदर और फिर धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश करेगा। ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन जो है
ये मेथड ऐसा है, अभी बताता हूं ओस अमन बोरो भी। ट्रांसप्लांटेशन जो मेथड है ये एक ऐसा मेथड होता है बेटा जहां पे क्या करते हैं आप सीड को ना नर्सरी में ले जाते हैं, राइट। अब नर्सरी में ले जाके सीड को क्या करते हैं, नर्चर करते हैं, ग्रो करते हैं। फिर ये छोटा सा जो सीड होता है ना, ये जो सीड होता है ये छोटे 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 सेपलिंग्स बन जाते हैं। ये छोटे छोटे इस तरीके के छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, इन्हें बोला जाता है सेपलिंग्स, इन्हें बोलते हैं सेपलिंग्स। अब किसान क्या करता है, इन सेपलिंग्स को लेके आता है, लाके अपना जो ये फील्ड है, इस फील्ड में पानी होता है, पानी होता है और पानी के अंदर क्या कर देता है, इनको ट्रांसप्लांट कर देता है। जैसे जब हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है, कहीं से हेयर निकाल के किसी और जगह पे ट्रांसप्लांट कर देना, वैसे ही यहां पे क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। इसी कारण से, और जब ये किया जाता है ना, दिस रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इस कारण से आप देखिएगा कि भारत की ये जो पद्धति है ना, इस पद्धति के कारण ही क्या है, लार्जली आपको क्या है, ज्यादा तरीके का पानी, ज्यादा पानी आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप अब क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, ये यहां पे एक भाग हुआ है। अगर आप अभी इस समय पे क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं कि कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए राइस को ग्रो करने के लिए, राइट। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, मतलब आप ये जानते हैं कि जो राइस है, राइस इज अ खारिफ क्रॉप, यानी कि ऐसे सीजन में है जहां पे मॉनसून है। इट रिक्वायर्स हीट एंड ह्यूमिडिटी दोनों चाहिए, मतलब पानी भी चाहिए और थोड़ी गर्मी भी चाहिए। और उसके लिए एक बात देखी जाती है कि इसके लिए जो टेम्परेचर है, अगर आप टेम्परेचर की बात करेंगे तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, कई 30 लिखा होता है, 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, आवश्यक होता है। अगर आप रेनफॉल की बात करें, अगर आप रेनफॉल की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो 100 से 120 सेंटीमीटर, 100 से 120 सेंटीमीटर रेनफॉल। बट कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आप अगर ऐसी पद्धति से जब राइस ग्रो कर रहे हैं तो उसमें रेनफॉल का अमाउंट और भी ज्यादा होता है, राइट। रेनफॉल जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक देखा जाता है। ये पानी की उपस्थिति होनी चाहिए। अब जब सॉइल जो है वो कैसी होनी चाहिए सर, जो पानी को रिटेन कर सके। सॉइल जो है वो कैसी होनी चाहिए, जो वाटर को रिटेन कर सके। और वाटर रिटेन करने के लिए कैसी सॉइल होती है सर, जो क्लेई हो या सैंडी हो। सर लार्जली प्रेफर किया जाता है क्लेई सॉइल हो, बट क्लेई सॉइल के साथ साथ सर लोमी सॉइल हो तो भी चलेगा, क्लेई सॉइल हो और लोमी सॉइल हो। इसीलिए भारत के अंदर एलुवियल सॉइल जहां पे जो कि लोमी कैरेक्टरिस्टिक की होती है, वहां पे आपको राइस का जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगा, राइस का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अगर हम अभी वैरायटी की बात करें, वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया, भारत के अंदर राइस की वैरायटीज कौन कौन सी हैं उसकी अगर बात करें, है ना, राइस की वैरायटीज कौन कौन सी हैं उसकी अगर बात करें तो ओस, अमन एंड बोरो, राइट। ओस, अमन एंड बोरो। अमन, देन वी विल, इसको नीचे लिख देता हूं थोड़ा, अमन, ओस एंड बोरो, ये 3 मेजर वैरायटीज आपको देखने को मिलती हैं। अमन, ओस एंड बोरो। अमन, ओस एंड बोरो 3 वैरायटीज हैं राइस की जो भारत में होती हैं। जो अमन है ना, ये अमन वैरायटी लार्जली ग्रोन ड्यूरिंग खारिफ, इसे तो खारिफ सीजन में ही ग्रो करते हैं। अब आप एक बात का जवाब देना, क्या जब हम बोलते हैं विंटर्स हैं, तब विंटर का इंपैक्ट क्या
आपको विंटर का इंपैक्ट क्या भारत के दक्षिण भारत में दिखाई देता है? नहीं सर, दक्षिण भारत में विंटर का कोई इंपैक्ट नहीं होता, वहां तो साल भर एक जैसा मौसम है, बारिश भी है, इसलिए क्या वहां पे साल भर राइस ग्रो हो सकता है? हाँ सर, वहां हो सकता है। तो ऐसे एरियाज जहां पे ठंड ज्यादा नहीं होती ना, वहां पे तो लार्जली आप कौन सा राइस पूरे साल भर ग्रो कर सकते हैं, राइट। जो भारत के अंदर तीन तरीके की मेजर जो वेराइटीज हैं, जो कि ये जो वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन, किस सीजन के अंदर ग्रो किया जाता है उसके बेसिस पे बेटा अमन, ओस एंड बोरो मैं बता रहा हूं। अमन जो है वो तो कब ग्रो की जाती है? खारिफ में। जो ओस है इसको किया जाता है समर के अंदर। इसको कब किया जाता है? समर के अंदर। ये ग्रोन ड्यूरिंग प्री मॉनसून सीजन। प्री मॉनसून यानी कि जून में मॉनसून आना है, तो आप ये मार्च अप्रैल में इस समय पे ग्रो किया जाता है। इसे ना दलुआ राइस भी कहा जाता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर आप ओडिशा की साइड से हैं तो बताइएगा, क्या आप इस तरीके के नाम से वाकिफ हैं कि नहीं है, राइट। देन वी हैव अ बोरो राइस। बोरो जो है ना, ये विंटर में ग्रो किया जाता है, प्रीडोमिनेंटली इन वेस्ट बंगाल, राइट। ग्रोन ड्यूरिंग विंटर, ग्रोन ड्यूरिंग विंटर। और कहां पे? प्रीडोमिनेंटली इन वेस्ट बंगाल, प्रीडोमिनेंटली इन वेस्ट बंगाल, प्रीडोमिनेंटली इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर प्रीडोमिनेंटली इन्हें ग्रो किया जाता है ना। भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो आप कौन कौन से राज्यों में ग्रो किया जाता है उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे राज्य हैं। मतलब ऐसे तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते, बट स्टिल राजस्थान में भी है, तो क्यों मैं बताऊं, वैसे बता देता हूं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, बहुत सारे रीजन्स हैं, है ना, जहां पे इनको पैसे वापस चाहिए। डन। नॉर्दर्न राजस्थान में भी होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी होता है, वेस्ट बंगाल में भी है, बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, आंध्रा में भी है ना। बोरो बेटा वैरायटी है। अच्छा, ओके, है ना। तो टेक्निक्स पता लग गई, राइस ग्रो किया जाता है ये भी पता लग गया। आजकल है ना, अगर आप देखेंगे तो गोल्डन राइस आ रहा है ना, और एक आ रहा है, देखिए आजकल जो राइस है, मैं बताता हूं, एक चीज लिख देता हूं यहां पे। जो न्यू वैरायटीज हैं, जो नई वैरायटीज हैं, न्यू वैरायटीज जो हैं, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, राइट, जिससे बोलते हैं गोल्डन राइस। इसे क्या बोलते हैं? गोल्डन राइस। इसके अंदर क्या है? विटामिन ए जो है, जो कि आंखों की रोशनी के लिए होता है ना, विटामिन ए जो है वो रिच है। और एक राइस की क्वालिटी वैरायटी आई है DRR धान 45, DRR धान 45। ये रिच इन जिंक, इसके अंदर जिंक की अधिकता है। ऐसा देखा गया भारत में, हम खाना खा तो रहे हैं, फिर भी हमारी जो मेल न्यूट्रिशन की समस्या है वो दूर नहीं हो रही। मेल न्यूट्रिशन का मतलब न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं जा रहे, तो इसे ना एक नया नाम दिया। हंगर तो दूर हो रही है, बट हिडन हंगर, छुपी हुई जो भूख है वो नहीं पूरी होती। तो हम एक ऐसे राइस के साथ आए जिसके अंदर वी आर लार्जली ग्रोइंग व्हाट, वी आर लार्जली ग्रोइंग दी DRR धान 45। हाँ हाँ हाँ, बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट, कुपोषण, हाँ, मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ये हो गया। तो भारत के अंदर अगर रीजन्स की बात करेंगे, लास्ट अगर कोई पूछ ही रहा था, तो एक काम करते हैं, राज्य नहीं लिख सकते तो आप एक काम करें, राइस ग्रोइंग ऐसे लिख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा, रीजन्स इन इंडिया। ठीक है, तो लार्जली आपको बुरा भी नहीं लगेगा और ये भाग कवर भी हो जाएगा। राइस ग्रोइंग रीजन्स के अंदर ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, we have coastal plains, we have coastal plains, right? ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल प्लेन्स, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और कुछ रीजन्स ऑफ तेलंगाना, है ना, तेलंगाना जो अंदर है, कोस्टल के अंदर नहीं आता, तेलंगाना हुआ, है ना, और नॉर्दर्न राजस्थान, नॉर्दर्न राजस्थान और सर पंजाब और हरियाणा और सर वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी सर, ये लार्जली रीजन्स है जहां पे आपको, जहां पे आपको ये राइस ग्रोइंग रीजन्स दिखाई देते हैं। ठीक है, मेरे अंदर विटामिन ए की कमी है मिश्रा जी, है ना, और अरे अरे बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बोलने की तमीज सीखो, क्लास छोड़ के चले जाओ। ठीक है, जो आपको अपना बिहार देखना है वो ईस्टर्न इंडिया में आ जाएगा, बिहार हुआ, है ना, यू विल सी वेस्ट बंगाल। अपने माता पिता से भी ऐसे बात करते होंगे, टाइम नहीं दिखता क्या, खाना नहीं दिया। इनको तैयारी करनी है, पहले बोलने की तैयारी करो भाई, जो बचपन से सीखनी चाहिए थी, नहीं सीखी आपने ना। अफसर बनने के लिए अफसर जैसे गुण लाने पड़ते हैं पहले, और जो आप बात बोले ना, आई वुड प्रे टू गॉड कभी ना बनो तुम, अब सिंसियरली सेइंग, अब समटाइम्स इट हर्ट्स टू अ पर्सन who is giving his 100% so that you can read well, you can study well, and you are such lame persons who even does not have any kind of sincerity, along with that तमीज कि कैसे रहना होता है। बनेंगे आप अफसर, but many people there are many people in the class who are really sincere, who are really knowledgeable, and just because of few of them their doubts are not being catered. तो प्लीज मेक श्योर आप उनके लिए एक हार्म क्रिएट ना करें, आपका खुद का नहीं होना ये तय है, बट आप उनके लिए हार्म क्रिएट ना करें। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर, राइस एंड पैडी सेम है बच्चा, ठीक है, राइस एंड पैडी सेम है, ठीक है, एंड नहीं इग्नोर मैं वो कर देता हूं, जिनको इग्नोर करना चाहिए वो इग्नोर हो जाते हैं, बट जब तमीज की बात आती है ना तब इग्नोर नहीं होता है। बट एनीवेज, व्हाई वुड आई स्पॉइल माय मूड गोइंग बैक टू होम आफ्टर टेकिंग 5 सेशंस just because of few irrelevant people of my life? Why would I give concern to them? Anyways, this is about the agriculture. कल हाफ सेक्शन में एग्रीकल्चर को खत्म करके पॉपुलेशन ज्योग्राफी की 2 थ्योरी बताऊंगा, ताकि आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन भी लगेगा और थोड़ा सा एक बेस क्लियर हो जाएगा आगे के समय में इन सब चीजों को पढ़ने के लिए। सो विल सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, वेरी गुड नाइट।